केवी स्टूडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम बढ़ता बिहार कहता बिहार में। इससे पहले हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, हम डॉक्टर रोशन कुमार का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके सहयोग के बगैर यह कार्यक्रम आप तक नहीं पहुंच पाता। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत है, उन्हें अगर हम युवा तुर्क कहें तो शायद ज़्यादा सही होगा। इन्होंने अपने जीवन में एक छोटे से परिवार में जन्म लिया और शैक्षणिक, राजनीतिक के एक अच्छे मुकाम हासिल किए। सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा रहा है। इन्होंने छोटे बच्चों के शिक्षा के लिए अपने छात्र जीवन में ही एक स्कूल की स्थापना की, जिसे कोचिंग गांव में कहते हैं, उसकी स्थापना की, जो अनवरत आज तक लगभग 20-25 वर्षों से कार्यरत है। अलावा इसके इन्होंने राजनीतिक जीवन में सरपंच का पद भी सुशोभित किया, मुखिया का भी पद सुशोभित किया, और क्या क्या है इनके जीवन चक्र में हम खुद इनसे जानते हैं। मिस्टर मुकेश कुमार, जो बुलाकीपुर पंचायत दलसिंह सराय के एक युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं। जब कोई भी कार्य नहीं होता तो लोग सीधा इन तक पहुंचते हैं। आज भले ही ये पद पे नहीं हैं, लेकिन उनके लिए ये 24 घंटे खड़े होते हैं। आइए हम जानते हैं मुकेश कुमार कर्ण जी से। मुकेश जी, आपका केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके केवी स्टूडियो में आपको, डॉक्टर साहब को, पूरी टीम को चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस युग हमको समझा और आपने अपना स्टूडियो में हमें इस कार्य के लिए निहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं शुरू से। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार कर्ण हुआ। मैं ग्राम पंचायत राज बुलाकीपुर से पूर्व सरपंच रहा हूँ, पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ, एक्स मुखिया रहा हूँ। सरपंच रहते हुए मैंने जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बना। मुखिया रहते हुए प्रखंड सरपंच संघ दलसिंह सराय का अध्यक्ष रहा। पैक्स एसोसिएशन के भी लीडर रहे हम। अभी जब अभी विपक्ष में हम हैं, सत्ता में नहीं है, तो बतौर वकालत अब मैं एडवोकेट अभी दलसिंह सराय में कार्यरत हूँ। और अभी मैं पिताजी के मरणोपरांत एक ट्रस्ट का स्थापना किया है, महावीर लाल औद्योगिक प्रशासन चित्रांश वेलफेयर ट्रस्ट। उसके बतौर सचिव के रूप में अपने यहाँ गरीब गुरबा के बीच जन कल्याण का कार्य कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ट्रस्ट बनाया। और जैसा हमने अपने रिसर्च के दौरान पाया कि आप जो लोग असमय मर जाते हैं, उनको आप आर्थिक सहायता करते हैं, या फिर शादी विवाह के अवसर पे भी जो गरीब गुरबा हैं उनकी भी आप मदद करते हैं। और फिर ये वकालत पेशा से भी आप जुड़े रहे हैं, जहां आप लोगों को लीगल मदद करते हैं। तो इतना सब कार्य आप कैसे कर लेते हैं? इतना जुनून आप कहां से लाते हैं? एक्चुअली अब इसका श्रेय में कहूँ तो आप कहेंगे कि ये फिर सामने में स्टूडियो में इंटरव्यू चल रहा है, कहीं ना कहीं श्रेय आपको भी जाता है। आप हमारे गुरुदेव के रूप में रहे हैं। इससे पहले हम नाटक ड्रामा क्षेत्र से जुड़े हुए थे और आपको आइडल मान करके हमने नाटक शुरू किया और नाटक में भी बहुत आगे तक गया ना। उसी से प्रेरणा मिली और सही मायने में आपने हमें जो बचपन में शिक्षा दी थी कि बउआ अपने लिए तो सब कुछ जिया, अगर गरीबों के लिए जिए तो वो ज़िंदगी होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा आपसे मिली है, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया हूँ आपका। तो अभी तक आपने क्या क्या किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। आपने पूर्व में ही कहा कि 1998 ईस्वी में, आज से 25 वर्ष पूर्व, हम कोचिंग संस्थान का निर्माण किया था, आदर्श कोचिंग सेंटर। रतन भैया, डब्लू भैया, संतोष जी और राकेश जी के मदद से। और उसी समय में तब हमारे गांव की स्थिति, मौलिक स्थिति बहुत खराब थी। खास करके हम जिस वर्ग से संवर्ग से आते हैं, कायस्थ के परिवार से, कायस्थ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ का शिक्षा में अभाव आ गया था। बहुत बड़ा मतलब गैप आ गया था। लोगों को नौकरी नहीं हो रही थी, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, आर्थिक संकट आ गया था। तब हम लोगों ने मिलकर के कोचिंग की स्थापना किया और बीपीएल गरीब छात्रों को हमने फ्री में पढ़ाना शुरू किया और लगभग हम 60% फ्री में बच्चों को पढ़ाया। आज उसका परिणाम है कि आज बुलाकीपुर के इर्द गिर्द सुदूर 10 गांवों में शिक्षा का ऐसा अलग जगह, ऐसा माहौल बना कि आज जो भी वैकेंसी होते हैं उसमें आदर्श कोचिंग सेंटर के छात्र जरूर पास होते हैं। रेलवे में, बैंक में कहीं ना कहीं टीचर बनते जा रहे हैं, उसका श्रेय रहा है। और वही मेरी मूल पूंजी रही है, वही मेरा कमाई रहा है और वही कोचिंग संस्थान में जो मैंने योगदान दिया, आज हमको राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में ये हमको पहचान दिलाया है। इसके पीछे कोचिंग संस्थान मेरा रहा है।
आपने राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा की और आप रहे भी हैं, तो सरपंच का काल कैसा रहा, इसमें आपके क्या योगदान रहे और कोई विशेष घटना जिसे आप बता पाएँ? एक्चुअली इसके पीछे भी मेरी मंशा रही है। मैं राजनीतिक में आना नहीं चाहता था। एक्चुअली मेरे पिताजी को लोगों द्वारा ज़बरदस्ती बनाया जा रहा था कि आप बनिए। मेरे पिताजी थोड़ा सा उग्र स्वभाव के थे और मेरी कतई इच्छा नहीं थी कि मेरे पिताजी आवें, क्योंकि वो टॉयलेट नहीं कर पाते। समाज की जो वर्तमान दशा दिशा है उसमें नहीं टॉयलेट कर पाते। मेरे पिताजी कैंडिडेट न हो इसलिए मैं कैंडिडेट बना कि जब मैं कैंडिडेट बन जाऊंगा तो मेरे पिताजी कैंडिडेट नहीं बनेंगे और मैं बनूंगा, मुझे तो कोई पहचान है नहीं, हार जाऊंगा, फिर पिताजी भी दूर चले जाएंगे, अभी दूर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम अनमने ढंग से लोगों ने हमको कहा, हम पिताजी को नहीं खड़ा करने के लिए हम सरपंच बने। सरपंच में खड़ा हुए, फॉर्म भरे, लेकिन दुआ लगी, हम बनते गए और बनते गए तो इसका ये हुआ कि फिर प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष बन गए, जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष बन गए और तब तक 2006 में हमने चुनाव जीता था। उसमें मेरी उम्र 26 वर्ष थी। सरपंच में जीतने के बाद सरपंच पद क्या होता है, उसका कानून मर्यादा क्या होता है, उसका खासियत क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम था। जब मैं आया तब हमको इंटरेस्ट लगने लगा। तब तक ग्राम कचहरी एक्ट लागू नहीं था। मुखिया का चुनाव हो गया था, सरकार ने मुखिया की योजना दे दिया, विकास चलने लगा। लेकिन ग्राम कचहरी में जो महात्मा गांधी का जो सोच था पंच परमेश्वर, गांव के पंच परमेश्वर का, वो धरातल पर उतर नहीं रहा था। तो हम लोग बिहार प्रदेश में एक सरपंच एसोसिएशन बनाया और लंबी लड़ाई लड़ी। एक अने मार्ग में हमने भी हड़ताली मोड़ पर डंडा खाए हैं, सरकार के विरुद्ध हमने मोर्चा खोला और 2008 में आपको जान के खुशी होगी, यही शख्सियत अपने चोट खा करके हम लोग उसमें हिस्सा रहे हैं 11 सदस्यीय टीम का, और जो आज 2008 का ग्राम कचहरी एक्ट लागू हुआ, जो आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये तो बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि रही। आप अपने पंचायत के मुखिया भी रहे हैं, तो मुखिया रहते हुए आपने अपने कुछ कार्य किए होंगे बेहतर, इसके बारे में बता पाएंगे? जी। हम अपने यहाँ आंगनबाड़ी का निर्माण कराया। प्रत्येक वार्ड में जहाँ जो नली गली सड़क था मैंने उसमें भी बनाया है। चापाकल का मैंने निर्माण करवाया है, विद्यालय की मरम्मत करवाई है, विद्यालय का बढ़ाई करवाया है, मनरेगा से वृक्षारोपण भी करवाया है और जन कल्याण से जुड़े हुए, सामाजिक जन कल्याण से जुड़े हुए वृद्ध आदमी को कैंप लगा करके, जो विकलांग थे उनको सर्टिफिकेट दिलवा करके हमने पेंशन भी दिलवाया है। गरीब कन्याओं का कन्यादान की राशि दिलवाई। एट ए टाइम जो मर जाता था कबीर अंत्येष्टि में, उसको राशि हमने दिलवाई है। कहीं लोगों को भटकना नहीं पड़ता था, जाना नहीं पड़ता था। और हमारे यहाँ तो अपने ही नहीं, बुलाकीपुर पंचायत ही नहीं, वरन अगल बगल के पंचायत के लोग भी, छात्र लोग भी जाति आय आवास क्रीमिलेयर बनाने के लिए वो निसंकोच बुलाकीपुर के मुकेश खंड के यहाँ आते रहे। और आज भी जब सत्ता में मैं नहीं भी हूँ तो लोग भी आज भी आते हैं, उसका काम होता है। ये आज भी चल रहा है समाज सेवा। जैसा कि मुझे पता चला मुकेश जी कि आपने इंग्लिश से पीजी किया है और एक विकट विषय इंग्लिश माना जाता है हम बिहार के छात्रों के लिए। इतनी बेहतर शिक्षा लेने के बाद आप राजनीतिक में आए, क्या महसूस करते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसके पीछे भी एक कहानी रही है। 96 में मैं एयरफोर्स का परीक्षा पास कर गया था। मैं दादाजी के साथ चौरचन पर्व का दिन था, बैरकपुर में गया था और एडमिट कार्ड जो मेरा एयरफोर्स का आया था उसमें लिखा था कि प्रेजेंट विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स। और उस समय हमारी अंग्रेजी इतनी पुअर थी कि उसका मतलब मैं नहीं समझा। जब वहाँ गया, परीक्षा पास कर गया और डॉक्यूमेंट्स में लेके नहीं गया, दादाजी और वहाँ के लोगों ने जो मेरी खिंचाई की, मुझे इतनी हीन भावना महसूस हुआ कि बिहार के छात्र, हमें इतना सा अंग्रेजी नहीं मालूम हुआ। तब मैं इंटर में तब में था, तब मैं आकर के जीरो से मैंने अंग्रेजी पढ़ाई शुरू की, इंग्लिश ऑनर्स लिया, मैंने पीजी किया। उसका आपको मैं बता दूं कि इतना फायदा हुआ हमको कि जब 2012 में पंचायती राज दिवस पर मुझे दिल्ली में आमंत्रित किया जाना था, तो एक अच्छे योग्य इंग्लिश वक्ता के रूप में, इंग्लिश भी हो, दुभाषीय और हिंदी भी हो, उसमें चयन होना था। तो उसमें एक सिंगल पर्सन मुखिया मेरा चयन हुआ। उसके बाद इंडो चाइना यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2012 में भारत से चीन जाने के लिए 15 सदस्यीय मुखिया की टीम को तैयार किया गया, जिसमें 381 पंचायत के मुखिया का इंटरव्यू हुआ, जिसमें मैं सिंगल चयन हुआ और मेरा पासपोर्ट भी बना, वीजा भी बना और मैं दिल्ली भी गया। लेकिन भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर कुछ मधुर संबंध खराब हो गए थे, नहीं जा सका। ट्रेनर के रूप में मैं चयन हुआ और इंग्लिश का पढ़ाई के बाद और इंग्लिश में पीजी के बाद ये मेरा इतना फायदा हुआ राजनीतिक क्षेत्र में कि जहाँ भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को लगता था कि ट्रेनर के रूप में भेजे, तो मुकेश खंड को भेजा जाता था। ये मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भी हमको काम दिया। दूसरा बात, मैं अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखा। मैं मुखिया रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन क्लियर किया। उसके बाद मुखिया बनने के बाद, उस बीच में फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने LLB का
मैं एडमिशन लिया, उसके बाद पीजी में किया, अभी डॉक्टरेट के लिए पीएचडी के लिए इनरोलमेंट किया हूँ, मैं पास कर गया हूँ। मेरा विषय अभी आने को है और मैं पीएचडी भी करूँगा। अध्ययन से मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ और अध्ययनरत हूँ मैं। और ये सब गांव में बुलाकीपुर में रहने के बाद ये सब मुझे सीखने को और देखने को मिला। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने मुखिया भी रहे, सरपंच भी रहे, तो मुखिया सरपंच रहे और शिक्षा इतनी बेहतर, क्या आप राजनीति के बारे में, तो लोगों की धारणा है कि नहीं कुछ नहीं करो तो राजनीति कर लो, और आपके जैसे लोग राजनीतिक में आए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक्चुअली है क्या, सही बात है कि अभी मनसा सबसे अपने यहाँ का जो मनसा है बड़ी खराब चल रही है। सबसे पिछली पंक्ति में बैठने वाले लोग आज हमारे यहाँ का रूल करते हैं, हमारे यहाँ मुखिया सरपंच एमएलए एमपी बनते हैं और पढ़ने लिखने वाले पर शासन करते हैं, जिसके कारण आज लोकतंत्र भ्रष्ट हो चुका है। आज जरूरत है कि हम जैसे आप जैसे युवाओं को आने के लिए आकर के गांव का और प्रखंड का जिला का राज संभाले, तब जाकर के जो इतनी अभी जो अनियमितता चल रही है, इतना जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन है क्या, हम लोग दूर भागते जा रहे हैं। होता क्या कि हम न बने कोई दूसरा बने, अगर हम नहीं बनेंगे दूसरा बनेगा, तो ऐसे होते होते तो पड़ोस में जाके बनेगा ना। इसको तो हमको आके बनना होगा, हम लोग को सुधार करना होगा। नहीं वो बात ठीक है। तो भ्रष्टाचार की बात है तो बिहार के बारे में तो हर लोग जानते हैं कि हर मुखिया कुछ न कुछ लेता है, तभी वो चाहे जल नल पास हो या शौचालय पास हो या इंदिरा आवास हो। इसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये कालनेक के कोठरी में ग्राम पंचायत राज का भी जो विगत 5 वर्षों में हुआ है, जनरल के बारे में आपने कहा है, मुख्यमंत्री जी का अति महत्वाकांक्षी योजना रहा है 7 निश्चय योजना। और मुख्यमंत्री जी अभी इनका रिजल्ट हुआ है तो अपने आप को जीत जरूर गए हैं, लेकिन हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके पीछे यही जनरल है। तो अभी निश्चित रूप से जो होना चाहिए था, आपको मैं बता दूं, खुलेआम मंच से बता दूं, स्टूडियो के माध्यम से बना दूं कि अगर बेहतर काम करेंगे, व्हाइट मनी के रूप में मुखिया जी का जो होता है वो आपको उसका मिलता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि लोग लोभ में आकर के, अत्यधिक कमाई के लोभ में, तुरंत हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, तुरंत हमको पेजोरो चाहिए, तुरंत हम ये हो जाए, एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, अपने पद की गरिमा को खो करके वह जनता के पैसा को ये करते हैं। गलत बात है, मैं उसमें नहीं हूँ, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। समझे, हमको जिस उम्मीद से जनता ने चुना है उस उम्मीद पर खड़े रहना मेरा कर्तव्य बनता है। दूसरा बात है क्या कि एमएलए एमपी से जनता रूबरू नहीं होता है, रूबरू हमसे होता है, क्योंकि हम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं। शासन प्रशासन से भी पहले हमसे रूबरू होता है। अगर हम उसको ठग लेंगे, छल लेंगे, तो ये गलत बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि शासन प्रशासन वो हमारे लिए होता है, हम जनता को ठग लें तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इसी संदर्भ में कुछ लोगों का ये था कि जब आप मुखिया रहे उस समय आपने जो प्रशासनिक पहचान बनाई उसका कहीं न कहीं आप व्यक्तिगत रूप से लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हम खुली किताब, हमारा खुली किताब है। हम ऐसा एक भी कोई उदाहरण आप नहीं बताएंगे जो हमने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमने किया। हमने एसपी साहब का प्रोग्राम लिया था जनता दरबार का, उसमें भी हमने जन कल्याण का काम किया था। गाहे बगाहे एसडीओ डीएसपी बीडीओ साहब का प्रोग्राम होते रहता है, जिसमें आप पता करेंगे, दूर दूर तक जाएंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुकेश खंड अपने व्यक्तिगत फायदा के लिए इस तरह से काम किया। कहीं न कहीं जन कल्याण का कार्य जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं मेरी मकसद रही है कि उनको बुलाने का मतलब है जन समस्याओं को दूर करना, वहाँ के कार्यस्थल को दिखाना और अधिक से अधिक विकास करवाना। तो अभी तो अब चुनाव की घोषणा होने जा रही है, इसमें आपके पंचायत की क्या स्थिति बनती है, आप क्या बताएंगे? अभी तो हम विपक्ष में 5 साल रहे और विपक्ष में रहने के बाद भी हमने जनता के बीच में हम गया है, सेवा किया हूँ और जितना पक्ष के लोग नहीं कर सके उतना हमने किया है। एक उम्मीद है, एक आशा है लोगों के बीच, लोगों को एक आस्था है कि यह हमारे यहाँ का बुलाकीपुर का राज बदलेगा और निश्चित रूप से बदलेगा। लोग देख रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हमारे शासनकाल का तुलना कर रहे हैं, वर्तमान के शासनकाल का तुलना कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अब वह समय नहीं रहा कि जाति के नाम पर हो और किसी मतलब व्यक्ति विशेष के नाम पर हो। चुनाव निष्पक्ष होगा और विकास के नाम पर होगा और शासन और न्याय के साथ विकास के नाम पर वोट होगा। मुकेश खंड फिर जीतेगा, मेरी दावेदारी होगी, मैं आऊँगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन साथ साथ एक चीज़ हमें बताना चाहते हैं दर्शकों को और आपसे भी जानना चाहेंगे
कि मुखिया रहते आपने बताया कि बहुत सारा काम हमने जनहित में किया, तो वो तो जो भी पद पे रहेंगे वो करेंगे। इससे अलग हटके पंचायत के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं कि अगर मुखिया न भी बनते हैं या न हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे अपने पंचायत का या अपने प्रदेश का? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने कही। एक बात और मैं खुल के बताऊं, अभी मैं बोलता हूं कि मैं जीतूं तो भी गुड और नहीं जीतूं तो भी वेरी गुड, उसमें मेरा लेकिन विकास का काम चलता रहेगा। 3-4 सपना मेरा था जो पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है। एक हमारे गांव में कन्या प्राथमिक विद्यालय है जिसके बाबूजी हमारे अध्यक्ष रहा करते थे। बड़ी उनकी इच्छा थी कि वहाँ भवन बन जाना। वो जमीन लिटिगेंट से जुड़ा हुआ था जिसको हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके न्याय के ऊपर हमने विजय पाया है, अन्याय के ऊपर विजय पाया है। हम लोगों ने वहाँ एक विद्यालय निर्माण की हमारी इच्छा रही है कि वहाँ एक विद्यालय का निर्माण हो, हमारे गांव के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ सके। एक हमारे यहाँ का धरोहर रहा है पुस्तकालय, विद्यालय का नाम दूसरा पुस्तकालय भी है। जो हम लोग के दादा परदादाओं का एक धरोहर हुआ करता था पुस्तकालय, एक पुस्तकालय के निर्माण की मेरे दिल में बहुत इच्छा है कि मैं सत्ता में रहूँ या न रहूँ, लेकिन अपने जो जिस रूप में कार्यरत हूँ, सेवा में हूँ, कहीं न कहीं से किसी न किसी फंड से लेकर के एक पुस्तकालय का निर्माण करवाऊँ। और एक मुखिया के समय ही हमने बहुत कुछ आगे काम बढ़ा दिया था, लेकिन वो प्रशासनिक स्तर पर तकनीकी गड़बड़ी हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बुलाकीपुर में, बुलाकीपुर रघुवरपुर 10 गांवों से सटा हुआ है, 3 प्रखंडों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य के नाम पर सरकारी सुविधा के नाम पर वहाँ अभाव है। तो ये 3-4 बुनियादी सुविधा मेरी रही है जिसको मैं पद पर रहूं या न रहूं फिर भी मैं करूंगा, और मैं इसके लिए प्रयासरत हूं, चाहे जैसे भी हो, जिस योजना से मैं करूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपने कहा था कि कोई भी मुखिया सरपंच बनेंगे तो काम करेंगे, कुछ ऐसे भी हमने काम किया। जैसे कि रघुवरपुर को मिडिल स्कूल को उच्च विद्यालय बनाना मैंने अपने पूरे तन मन ताकत के साथ हमने बनाया। हमारे रीजन में 2 एडिशनल विद्यालय को, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रघुवरपुर, हम अपने मुखिया का ये बलबूते की बात नहीं है, लेकिन हमने अपने पुरुष से, अपने प्रभाव से सुदूर देहात में अति पिछड़ा वर्ग के लिए खास करके नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रघुवरपुर का निर्माण कराया। हरजन कॉलोनी में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, हरजन कॉलोनी टोला वार्ड नंबर 10 में हमने प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया। ये 2 एडिशनल कार्य थे जो मुखिया जी की बूते की बात थी। हमने अपने पद वो हो, प्रशासनिक प्रभाव से हो, रिक्वेस्ट करके हो, प्रार्थना करके हो, ये मैंने करवाया। और इसके लिए उसके बाद एक कोनेला में बहुत बड़ा अनुमंडल। नहीं, ये बात तो सही है कि आपने कराया, आपने व्यक्तिगत रूप से योगदान दिया और सबको, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि मैनेज करना, आपने मैनेज किया। आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं अपने पंचायत के लिए, अगर मैं पूछूं तो? जी, तो मैं वही बता रहा था कि मेरा है कि जो सबसे पहले जो मुखिया का योजना है वो तो चलता रहेगा, लेकिन मेरा पहले है कि प्राथमिक कन्या विद्यालय में भवन निर्माण करवाना, एक पुस्तकालय का निर्माण करवाना, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराना। इन सब के लिए फंडों की व्यवस्था कैसे होगी? हम अभी माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, जिनका ननिहाल हमारे पंचायत में पड़ता है। उनकी आस्था और सद्भावना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम लोग उनसे लगे हुए हैं। MLC सर्वेश कुमार जी, उन्होंने भी पुस्तकालय के लिए आश्वासन हमको दिया है ना। इस तरह से हम लगे हुए हैं कि कुछ हो। और एक और है कि हमारे यहाँ खेल ग्राउंड का अभाव हो गया है, इसके लिए भी आपसे भी इस संदर्भ में हमारी बात हुई थी। बच्चे कुंठित हो रहे हैं, खेल ग्राउंड के लिए हम प्रयासरत में हूँ कि बच्चे का खेल भावना मर रहा है। कबड्डी बंद हो गया, खो खो बंद हो गया, क्रिकेट बंद होने जा रहा है, सारी खेल बंद होने जा रही है, तो उसके खेल ग्राउंड के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। ये कुछ ऐसी ड्रीम योजनाएं हैं जो है कि अगर मैं पद पर आता तो बेहतर होता, उसमें हमको और मदद मिलता, जो मुखिया के अलावे ये एडिशनल कार्य है। अब आने वाले पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए? हम यही कहेंगे कि आप जिस रूप में हैं, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो मन लगा के पढ़े, आप अच्छे एक नागरिक हैं। जो जिस पेशा में है, ईमानदारी से आप उसी पेशा में अगर कार्य करते हैं, देश की भलाई उसी में है। कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हम सुधरेंगे राष्ट्र, हम सुधरेंगे गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। तो आप ईमानदारी से कहीं भी हैं, अपने लिए तो जीते ही हैं, थोड़ा समाज के लिए जिए, थोड़ा देश के लिए जिए, और तभी आप जी सकते हैं जब आप ईमानदारी से कार्य करेंगे। ईमानदारी और नेकी पर चले, आपको बहुत भगवान बुलंदी के रास्ते पर आगे बढ़ते, आपको भगवान बहुत दुआएं देगी, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश कर्ण जी आपका, आप स्टूडियो में आए। दर्शकों, अब मेरा समय समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। आज हमने मिला मुकेश कर्ण जी से, जो युवा तुर्क के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही बेहतर सामाजिक स्तर पे काम किया है और आगे भी करने की इनकी योजना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।